वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जम के मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर इससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि सोम होता क्या है, सोम में कौन कौन से चैप्टर हैं और सोम होता क्या है, सोम में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोम डिफाइन किए थे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम किसी भी मेंबर का पर गिवन लोडिंग डायग्राम कैसे बनाएं, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका चालू होगा। तो इस टॉपिक पे सीधे ना जाते हुए इससे पहले जो रिक्वायर्ड बेसिक है हम उन पे एक बार नजर डालते हैं, उनको टेक केयर करते हैं। पहले जो रिक्वायर्ड बेसिक है इस चैप्टर के लिए पहले वो समझेंगे, फिर एसएफडी और बीएमडी पे चलेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड बेसिक में सबसे पहला पॉइंट जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कितने तरह के एक्सिस होते हैं। बोलते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है। इन एक्सिस को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने एक मेंबर बनाया है। ओके, अच्छे से समझिएगा। ये जो मेंबर है, ये जो फेस आपको दिख रही है, ये वाला जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये जो फेस आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये चीज आपको पहले समझनी होगी। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन। इसके बारे में एक बार और थोड़ा सा अलग टाइप से समझाऊं अगर, तो देखिए ये हमारी डस्टर है। ठीक है, इस डस्टर को मैं काट देता हूं, बीच से काट दिया मान लो। काटने के बाद इधर से देखूंगा इस तरफ से, तो जो फेस मेरे को दिखेगा उसी को मैं क्रॉस सेक्शन कहूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो फेस आपको दिख रही है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस डस्टर। अब मान लीजिए ये जो छवि हमने बनाई है, ये जो डायग्राम हमने बनाई है यहाँ पर बोर्ड पे, वो ये डस्टर का ही बनाया है। तो ये डस्टर की लंबाई होगी। ठीक है, तो ये अलोंग लेंथ हो गया लंबाई। फिर ये क्रॉस सेक्शन पे देखो, क्रॉस सेक्शन पे इस डस्टर का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एक सीजी पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। इस एरिया के एकदम सेंटर वाला एक पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? उस सेंटर पॉइंट से, ठीक है, इधर वाला क्रॉस सेक्शन और इधर वाला क्रॉस सेक्शन दोनों सेम है, कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। इसका सीजी उसका सीजी दोनों सेम है। तो इसके सीजी से पास करता हुआ अलोंग द लेंथ, फिर ये वाले क्रॉस सेक्शन के सीजी से निकल गया बाहर। एक एक्सिस आपको दिख रही है अलोंग द लेंथ। ये जो एक्सिस है इस मेंबर का, उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या एक्सियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या फिर एक्सियल एक्सिस। तो मैं आपको वो सीजी पॉइंट दिखाता हूं। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसका लेट्स सपोज ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट है, दिस इज सीजी पॉइंट। और सिमिलरली इस तरफ ये जो पॉइंट है क्रॉस सेक्शन का, ये आपका सीजी पॉइंट। तो सीजी पॉइंट से पास करता हुआ एक एक्सिस, ऐसा कुछ अलोंग द लेंथ दिखा, ये एक्सिस, ये लाइन, इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या एक्सियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या फिर एक्सियल एक्सिस। अब देखिए क्रॉस सेक्शन के ऊपर देखो। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये तो सीजी पॉइंट है, ये लाल वाला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया। अभी सीजी पॉइंट से पास करता हुआ ऐसा एक एक्सिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर देखिए, ये वाला जो एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्सिस क्या कर रहा है? ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो चौड़ाई है, विड्थ, ये चौड़ाई है ना इसका, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो देखोगे क्रॉस सेक्शन का, ये चौड़ाई है। इस चौड़ाई को डिवाइड कर रहा है, इस चौड़ाई को मैं कहूंगा बी। तो ये वाला एक एक्सिस दिख रहा है आपको। और एक एक्सिस देखिए, ये जो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन का यहां से लेके यहां तक का अगर मेजरमेंट बताऊं आपको, तो आप बोलोगे कि सर ये डेप्थ है। ठीक है, तो और एक ऐसा एक्सिस होगा जो सीजी से पास करेगा, लेकिन ये डेप्थ को डिवाइड कर रहा होगा, ऐसा। समझ में आ रहा है? क्रॉस सेक्शन के ऊपर तीन एक्सिस आपको विजुअलाइज हुए, समझ में आए?
एक एक्सिस ये ग्रीन वाला जो कि इसके चौड़ाई को डिवाइड कर रहा है, एक एक्सिस ऐसा ये पिंक वाला जो कि इसके डेप्थ को डिवाइड कर रहा है, और वो दोनों ही एक्सिस सीजी से पास कर रहे हैं, ये चीज को भी ध्यान रखिए। प्लस एक्सियल एक्सिस भी अलोंग द लेंथ वाला जो था वो भी इस सीजी से ही बाहर निकल रहा है। तो इस पॉइंट से, सीजी वाले पॉइंट से 3 एक्सिस आपको इमेजिन करने हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन का सीजी वाले पॉइंट से 3 एक्सिस इमेजिन करना है जो एक लेंथ के अलोंग बाहर निकल गया, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा। ओके, तो यहां पे ये जो पिंक और ग्रीन वाले हैं ना एक्सिस, इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, समझ गए? इनको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये नाम आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसा दिखेगा इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं बताऊं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये जो आपका ये वाला एक्सिस है, कौन सा? ग्रीन वाला, इसको मैं कहूंगा वाई वाई एक्सिस। ये जो पिंक वाला एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको मैं कहता हूं जेड जेड एक्सिस, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है या फिर एक्सियल एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्स कहने का मतलब है इस तरफ एक एक्स, उस तरफ एक एक्स। जेड जेड, इधर एक जेड, उधर एक जेड। वाई वाई, ऊपर जेड, सॉरी ऊपर वाई नीचे वाई, इसलिए वाई वाई एक्सिस, जेड जेड एक्सिस या एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मतलब कहते हैं, इसका नाम होता है जनरली जब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो वहां पे। तो ये चीज ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मैं लिख दूंगा कभी समेशन ऑफ नेट फोर्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, मतलब मेंबर के ऊपर वाई डायरेक्शन में, वाई का डायरेक्शन क्या? वर्टिकल वाला। वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो 0। मैं एफ जेड इक्वल टू 0 लिख दिया, मतलब जेड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो है ये हॉराइजेंटल डायरेक्शन भी है क्या? आप उसको ऐसे कह सकते हो। क्यों? उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा, एक्सियल फोर्स उसको हम बोलेंगे, तो वो हॉराइजेंटल है क्या? है ना? तो मैं ऐसा लिख दूंगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो आपको वो मालूम होना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूं, आपको ये माइंड में, बैकग्राउंड में चलना चाहिए। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का सम 0 कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करता हूं आपको, आपने ये चीज मतलब पहचान ली, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि इन सब चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो स्ट्रेस, सेकेंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कह लो, उस वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से और हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअली ट्रांसवर्स फोर्स क्या होता है, उसका, उसके कारण क्या चीजें आती हैं, टॉर्सन कैसे डेवलप होती हैं, इन सब चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में बिट बाय बिट मैं आपको फोटो बना बना के सभी चीजों का दिखाऊंगा। लेकिन अभी कुछ बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं, जो फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली, आप फोर्सेस को दो ही तरह से कंसीडर करिए। दो ही तरह का फोर्स होता है, ठीक है। और वो फोर्स क्या होता है? एक जो एक्सियल एक्सिस के अलोंग लगेगा या लेंथ के अलोंग लग रहा है, ठीक है, जो कि हॉराइजेंटल है, इस फोर्स को हम एक्सियल फोर्स कहते हैं। किस तरह का फोर्स बोलेंगे? इस फोर्स को बोलेंगे एक्सियल फोर्स। अब ये जो एक्सियल फोर्स है, ये दो नेचर के हो सकते हैं। एक हो सकता है टेंशन नेचर का हो। टेंशन नेचर का हो कहने का मतलब है, जैसे ये आपका डस्टर है, यहां पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, एक्सियल फोर्स लगा रहा हूं, मतलब ऐसे पुल लगा रहा हूं, तो वो टेंसाइल नेचर का एक्सियल फोर्स हो गया। मान लो इसी डस्टर को मैं दबा रहा हूं, तो वो कंप्रेसिव नेचर का एक्सियल फोर्स हो जाएगा। तो एक्सियल फोर्स के दो ही नेचर होते हैं, या फिर वो होगा टेंशन या फिर वो होगा कंप्रेशन। और एक्सियल फोर्स लगता कैसे है? मतलब क्रॉस सेक्शन के एक्सियल एक्सिस के अलोंग अगर जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम बोलेंगे एक्सियल फोर्स। और इसके नेचर होंगे दो, या फिर वो होगा टेंशन में या फिर वो होगा कंप्रेशन का। अगर टेंशन है तो मटेरियल की, जो भी मटेरियल है जिसके ऊपर वो फोर्स लग रहा है, उसको, उसमें इलोंगेशन देखने को मिलेगा, मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर कंप्रेशन है तो आपको उसी मटेरियल के अंदर, उसी मेंबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, मतलब उसकी लंबाई घट जाएगी। जो साइन कन्वेंशन है ना एक्सियल फोर्सेस का, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो टेंसाइल नेचर का फोर्स है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है उसे नेगेटिव मानते हैं। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस।
तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए, जो चीजें हम बात कर रहे हैं अभी, ये सब चीजें मैं आपको कॉपी पे दूंगा, लिखवाऊंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आप बोलोगे सर आपने चैप्टर नंबर 2 से ही क्यों चालू नहीं किया? देखिए, स्टार्टिंग में ही कोई सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ने में मजा लगता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको सारा 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 का सारा चैप्टर पढ़ने में मजा लगेगा। आप तो बस पढ़ते चलिए शांति से, है ना, सुनते रहिएगा, पढ़ते चलिएगा। ऐसा पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग है तो एसएफडी वीएमडी वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा इजी है। समझ गए बात को? सोम के अंदर ये वाला जो चैप्टर है इजी है प्लस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, और इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड बेसिक्स है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ओके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इस चैप्टर से शुरू करते हैं। कोई भी, आप किसी भी फैकल्टी को देख लो, कहीं पर भी इसी चैप्टर से शुरू करेंगे। उसका रीजन यही है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स इसके बेसिक के बिना फिर मतलब थोड़ा पढ़ने में मजा नहीं आता है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा चीज, एक्सियल फोर्सेस के बारे में मैंने थोड़ा जानकारी आपको दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसवर्स फोर्स के बारे में। अच्छा, एक्सियल फोर्सेस के बारे में और थोड़ा जानकारी देता हूँ ट्रांसवर्स से पहले, ठीक है। चलो एक डायग्राम और समझाता हूँ, थोड़ा एक डायग्राम मतलब बेंडिंग के बारे में एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, टॉर्सन क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। तो अभी एक्सियल फोर्स बताया हूँ, तो एक्सियल फोर्स से रिलेटेड मैं कुछ समझाता हूँ, देखिएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। ये कोई एक मेंबर है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है सामने, तो ये क्रॉस सेक्शन पे मैंने बना दिया सीजी। सीजी दिखा? दिखा। अब इसमें मैं बना दे रहा हूं एक्सिस। ये जो एक्सिस बनाया, बताओ कौन सा एक्सिस है? क्या ये जेड जेड एक्सिस है? ये जो एक्सिस बना रहा हूं, अभी जो बना रहा हूं, ये कौन सा एक्सिस है? क्या ये वाई वाई एक्सिस है? अरे ये क्या हो गया, जस्ट मिनट। वो होता है थोड़ा, कभी कभी पेन है ना, इधर उधर का बटन दबा जाता है तो वो ऐसे लॉक हो जाता है। ये आपका जेड जेड एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सिस मैंने आपको बना के दिखाया अभी, सेकेंड वाला, ये वाई वाई एक्सिस है। अब ये सीजी से ऐसा बाहर निकलता हुआ अलोंग द लेंथ, यहां से बाहर निकलता हुआ जो एक्सिस है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, या फिर इसी को हम एक्सियल एक्सिस बोलते हैं, या फिर इसी को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं मेंबर का, ठीक है। अब मैं आपको अभी जो बताया था वो बताया था एक्सियल फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में बताया था? एक्सियल फोर्स के बारे में। और एक्सियल फोर्स क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे अप्लाइड होती है? ये मान लो ये मेंबर है, उसका ये क्रॉस सेक्शन, अब ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा दबाऊंगा या फिर इसको पुल लगाऊंगा, वो जो फोर्सेस होता है वो होता है एक्सियल फोर्स। तो देखिए बात क्या है, अगर आप एक्सियल फोर्सेस को सीजी पे लगा देंगे, ठीक है, इसका जो सीजी है एकदम सीजी पर अगर एक्सियल फोर्सेस को हमने लगा दिया, मान लो कंप्रेसिव नेचर का, ये जैसे एक फोर्स, ये जो एरो मैंने ब्लू लाइन में दिखाया, लेट्स सपोज ये कोई फोर्स है जो कि एक्सियल फोर्स है, एक्सियल डायरेक्शन में लग रही है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, लेकिन वो उसको मैंने एकदम सीजी पे लगा दिया, उस एक्सियल फोर्स को, ये जो एक्सियल फोर्स है इसको मैंने एग्जैक्टली सीजी पे लगा दिया, तो इसके कारण क्या होगा? तो देखो, एक चीज तो है, इसके कारण होगी कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्लस एक तरह का, अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्शन जो होना है उसको अगर रेजिस्ट किया गया तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे कंप्रेसिव नेचर के। अब वो स्ट्रेसेस कैसे होंगे? स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। तो जो भी आपने फोर्स लगाया, इसका रिएक्शन मिलेगा मटेरियल से, मतलब आप किसी को दबा रहे हो तो वो, आप जितना बल से दबा रहे हो उतना बल से रेजिस्ट भी तो करने का कोशिश करेगा, तो वो है मटेरियल से जो रिएक्शन मिलता है। तो जितना फोर्स एक्सटर्नली एफ अप्लाइड है उतना ही मटेरियल से भी रिएक्शन मिलेगा, तो वो जो रिएक्शन मिलेगा प्लस द क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, वो रिएक्शन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमें मिलता है स्ट्रेस का वैल्यू। ये सब चीजें ध्यान रखना, इनके बारे में बहुत डिटेल में बिट बाय बिट विजुअलाइजेशन के साथ सेकंड वाले चैप्टर में देखेंगे, है ना। अभी उतना जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बेंडिंग समझाने के लिए मैं थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, है ना। तब हमको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाएगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिलती है, उसी तरह टेंसाइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। तो अभी इस केस में समझो, ये
कि जब फोर्स मेरा एकदम सीजी पे लगा हुआ है, एक्सियल फोर्स मेरा सीजी पे लगा हुआ है, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होने का मतलब है एक जैसा, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस, लेट्स सपोज कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो एरिया है, लेट्स सपोज ये एरिया है ए, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू आएगा एफ अपॉन डिवाइड एफ बाई ए। तो ये जो एफ बाई ए है पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक ही अमाउंट का है, ठीक है, सेम है, हम ऐसा मान के चलते हैं। और ये जो कंप्रेशन है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसको हम जनरली बोलते हैं डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी तरह से अगर आपका जो एक्सियल फोर्स है ये एकदम सीजी पे लगा है लेकिन और टेंसाइल नेचर का है, और टेंसाइल नेचर का है, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होगा और वो भी पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म होगा। तो वो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस। समझ गए बात को। तो ये कब हो रही है, ये तब हो रही है जब हम एक्सियल फोर्स को एकदम सीजी पे अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ऐसा सोचो, सोचो ये एक्सियल फोर्स को, ठीक है, मैं यहां से मिटाता हूं, आप सोचो ये जो एक्सियल फोर्स है इसको हम सीजी पे लगा ही नहीं रहे, हमने क्या किया, सीजी से कुछ दूरी पर एट सम एक्सेंट्रिसिटी, एट सम एक्सेंट्रिसिटी कहने का मतलब है कुछ ऊपर, ये सीजी है, यहां पे नहीं लगा के लेट्स सपोज मैंने यहां पे लगा दिया एक फोर्स एट सम एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी कितना का, देखिए ये पूरा डेप्थ कितना है मेंबर का, डी, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना होगा, डी बाई टू, फिर यहां से यहां तक नीचे कितना डेप्थ होगा, अगेन डी बाई टू। तो मैंने सीजी से ऊपर डी बाई टू पे एक फोर्स लगाया F1 मान लो, ऐसा, ठीक है, वो लगा दिया मैंने कंप्रेसिव। अब सीजी से नीचे और एक फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, F2 अमाउंट का, ये लगा दिया मैंने, मान लो मैंने टेंशन, ये भी मैंने लगाया डी बाई टू पे। मतलब ये जो फोर्सेस मैं लगा रहा हूं F1 और F2, ये है क्या, ये है तो एक्सियल फोर्सेस ही, लेकिन ये एक्सियल फोर्सेस को मैं उसके सीजी पे, उस क्रॉस सेक्शन के सीजी पे नहीं लगा रहा हूं, बट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। क्यों, ये जो y का डायरेक्शन है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एट सम एक्सेंट्रिसिटी मैं इस एक्सियल फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, समझ गए। और एक्सेंट्रिसिटी कितना ले लिया मैंने, यहां पे आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर डी बाई टू ले लिया, नीचे डी बाई टू ले लिया। अब सोचो जरा, इमेजिन करो, विजुअलाइज करते चलो, विजुअलाइज करते चलो, हो क्या रहा है। मान लिया जाए, मान लिया जाए लेट्स सपोज कि ये जो F1 और F2 है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, F1 बराबर है F2 का, मतलब वैल्यू सेम है, 10 तो 10, इसका भी 10 उसका भी 10, वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन उल्टा है। मतलब ऊपर वाला अगर कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन को दबा रहा है मतलब कंप्रेसिव, नीचे वाला देखो बाहर की तरफ एरो है, मतलब क्रॉस सेक्शन को खींच रहा है, टान रहा है अपनी तरफ, तो वो टेंसाइल नेचर का। मैग्नीट्यूड मान लो सेम है, लेकिन नेचर क्या है, नेचर अलग है। अब मैं क्या करूंगा ना, ये फोर्सेस को हम लोड भी कहेंगे, ये एक्सटर्नल लोडिंग ही तो है क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो एक टेक्निक होता है जिसको हम कहते हैं लोड शिफ्ट टेक्निक, मैं यहां पे अब लोड शिफ्ट टेक्निक को यूज करूंगा। तो लोड शिफ्ट टेक्निक को अगर इस्तेमाल करूंगा तो देखिए क्या होगा, समझना बात, देखना ध्यान से। ये पहले ये जो F1 फोर्स है ऊपर देखना कंप्रेसिव नेचर का, उसको मैं लाता हूं, शिफ्ट करूंगा कहां पे, इसको उठा के सीधा लेते हैं सीजी पे शिफ्ट कर दिया, ये F1 इधर शिफ्ट कर दिया सीजी पे, ठीक है, ये F1 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो F1 जैसे मैं सीजी पे शिफ्ट किया तो उसके साथ एक तो फोर्स आ गई, इसके साथ और एक चीज आएगी, और वो क्या आएगी, एक मोमेंट आएगा, F1 इंटू डी बाई टू। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का जो वैल्यू होता है उसको जो हम निकालते हैं ये होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स इंटू लीवर आर्म यहाँ पे छोड़ दो, फोर्स इंटू, मान लो जैसे हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सीजी पे शिफ्ट कर रहे हैं इस फोर्स F1 को, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हो वहां से कितने डिस्टेंस पे F1 फोर्स था, वो डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, आप सिंपली ये लिख लो, यही होता है मोमेंट, ठीक है, सिंपली।
आप ऐसा समझो जैसे कि अच्छा ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका मूवमेंट। ये डिस्टेंस ऐसा नहीं कि कोई भी डिस्टेंस हम ले लेंगे, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं इसको लिखता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो F1 फोर्स को जब हमने शिफ्ट किया सीजी पे, ठीक है, F1 फोर्स आ गई तो इसके साथ एक मूवमेंट भी आएगी। ओके, वो कितना आएगा, जो मूवमेंट यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा सीजी पे, m का वैल्यू लेट्स सपोज मैं लिखता हूं m1, ये होगा F1 इंटू dy2, इतना का मूवमेंट शिफ्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा देखो तो ये जो F1 फोर्स है क्रॉस सेक्शन को ऐसा दबा रहा है, ठीक है, इस तरह से दबा रहा है, तो F1 फोर्स क्रॉस सेक्शन को कैसे रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, दबा रहा है मतलब क्रॉस सेक्शन ऐसे रोटेट होगा। अब ये डायरेक्शन है क्या, घड़ी ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, टिक 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 टिक, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में ऐसा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सीजी के ऊपर एक ऐसा मूवमेंट लगा दूंगा ऐसा, और इसका वैल्यू क्या होगा m1, और ये m1 क्या है F1 इंटू dy2। समझ में आया, ये किया, और ये F1 को मैं यहां से मिटा दिया क्योंकि F1 का काम खत्म कर लिया मैंने, F1 को नीचे सीजी पे शिफ्ट कर लिया। तो जैसा हमने F1 को शिफ्ट किया, ये लोड शिफ्टिंग टेक्निक में बता रहा हूं आपको, जैसा हमने F1 को शिफ्ट किया उसी तरह F2 को शिफ्ट करते हैं। तो F2 को जब शिफ्ट करोगे तो F2 देखो यहाँ पे सीधा यहां से उठाइए सीजी पे शिफ्ट करिए तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी F2। ठीक है, एक तो आपने फोर्स को शिफ्ट किया, अब इसके साथ और क्या आएगा, इसके साथ अगेन एक मूवमेंट भी आएगी, अब वो मूवमेंट का भी डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉक ही होगा। क्यों, ये मान लो क्रॉस सेक्शन है और ये है आपका F2, तो फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा ऐसा ही रोटेट कर रहा है ना, किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट दिस जेड जेड एक्सिस। ये जो जेड जेड एक्सिस है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इस जेड जेड एक्सिस के अबाउट आपका जो मेंबर है, जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे ही रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक। ये जो जेड जेड एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट देखिए, ये मान लीजिए ये इसको इसको आप एज्यूम करिए कि ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और यहां से जेड जेड एक्सिस ऐसे पास किया है, इमेजिन करिए जब F1 फोर्स था ऊपर ऐसे दबा रहा था तो इस एक्सिस के अबाउट ये सेक्शन ऐसे रोटेट कर रही थी, तो ये भी एंटी क्लॉक। F2 फोर्स इस सेक्शन को ऐसे पुल लगा रहा है, टेंसाइल है ऐसे, तो जो क्रॉस सेक्शन है वो अल्टीमेटली एंटी क्लॉक दिशा में ही रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो जो F2 के कारण भी जो मोमेंट शिफ्ट होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज F2 इंटू dy2, वो भी एंटी क्लॉक नेचर का होगा। लेट्स सपोज उसको मैं कह देता हूं M2 विच इज F2 इंटू dy2, ये भी आपका एंटी क्लॉक शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन M2। अब यहां से इस चीज को मिटा दो, अब देखो हुआ क्या हुआ ये कि सीजी पर देखिए, सीजी पर जो दो फोर्सेस है इनका इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, F1 इस डायरेक्शन में है और F2 का ये डायरेक्शन है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेक्शन के ऊपर। बट हुआ ये कि F1 F2 को जो एक्सियल फोर्सेस थे, एक कंप्रेसिव नेचर का था, दूसरा टेंसाइल नेचर का था, ठीक है, F1 F2 को जो एक्सियल फोर्सेस थे, एक कंप्रेसिव नेचर का, दूसरा टेंसाइल नेचर का, जिसको आपने ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग एट सम एक्सेंट्रिसिटी dy2 लगा के रखा हुआ था, उसके कारण एक मूवमेंट आ गई क्रॉस सेक्शन के अबाउट, जो कि जेड जेड एक्सिस के अबाउट लग रही है। ये जो जेड जेड एक्सिस आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट आ गया ना एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। अब वो मोमेंट क्या आ रहा है m1 प्लस m2, मतलब F1 इंटू dy2 प्लस F2 इंटू dy2, है ना, F1 इंटू dy2 प्लस F2 इंटू dy2, इतना का मोमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है और ये किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, जेड जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शन को, ये जेड जेड एक्सिस है मान लो, क्रॉस सेक्शन को, ये जो मोमेंट है क्रॉस सेक्शन को जेड जेड एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने का कोशिश कर रहा है, क्रॉस सेक्शन इस तरह से रोटेट हो जाएगी।
तो ये जो मूवमेंट है ना, जिसके कारण क्रॉस सेक्शन जेड एक्सिस, अब ये जेड एक्सिस क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस मूवमेंट के कारण जो क्रॉस सेक्शन है ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये मूवमेंट को हम बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। सो ऐसा मूवमेंट जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लग रहा हो उसे हम हमेशा बेंडिंग मूवमेंट ही कहेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट क्लियर है? बेंडिंग मूवमेंट किसे बोलेंगे? ये वही बेंडिंग मूवमेंट है जो हम बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। तो मूवमेंट जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगे उसे बेंडिंग मूवमेंट कहा जाता है। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन सा? या जेड के अबाउट मैंने आपको लगवा के दिखाया कि कैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये एक बेंडिंग मूवमेंट हो गया, और इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा? एम जेड कहूंगा, मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस, बेंडिंग मूवमेंट। क्योंकि इसके कारण जो मेंबर है वो बेंड करेगा। अब वो कैसे बेंड करेगा, ठीक है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब वो आगे आगे चल के थोड़ा देर में ही, जब मैं बीम वगैरह के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा एसएफडी बीएमडी में, वहां पे मैं दिखाऊंगा किस तरह से बेंडिंग होती है, सैगिंग, हॉगिंग, इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है बेंडिंग मूवमेंट का, सब चीज बिट टू बिट डिटेल में। अभी तो बस चीजें सिखा रहा हूं, पहचानो, जानो, थोड़ा मोड़ा अवगत हो जाओ, ठीक है, आदत में आने लगे। ओके, ये सब बहुत अंदर की बात है, क्लीन कट होना चाहिए। तो ये है वो बेंडिंग मूवमेंट। तो इसी तरह से और एक ट्रांसवर्स एक्सिस है ना हमारा, वाई वाई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट भी अगर मूवमेंट लग रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज लगे या एंटी क्लॉकवाइज लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट लगा है ये एंटी क्लॉक है, ठीक है। ये जो मूवमेंट्स है दीज आर एंटी क्लॉक इन डायरेक्शन, एंटी क्लॉक। ये क्लॉक भी हो सकते हैं, क्लॉक भी हो सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मोमेंट क्लॉक हो या एंटी क्लॉक, ठीक है। इसका क्या यूज है साइन कन्वेंशन समझने के बाद और डिटेल में हम समझ पाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए, ये जो मोमेंट है ये क्लॉक भी हो सकता है, ये एंटी क्लॉक भी हो सकता है। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है, अगर वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लग रहा है तब तो मेंबर में आएगी बेंडिंग, और वो जो मूवमेंट है उसे हम कहेंगे बेंडिंग मूवमेंट। समझ में आया बात? और उसे हम कहेंगे बेंडिंग मूवमेंट। अब ये बेंडिंग होती कैसे है इन मूवमेंट के कारण, ये चीज हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपने पहचान लिया कि बेंडिंग मूवमेंट है क्या। थोड़ा सा पॉइंट और यहीं पे समझाता हूं, यही डायग्राम से। सोचना मैंने क्या किया, जब मैं बेंडिंग मूवमेंट आपको दिखाया तो यहाँ पे जो फोर्सेस को मैंने कंसिडर किया बेसिकली, वो कौन से फोर्स थे? वो थे एक्सियल फोर्स ही थे। क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैंने कौन सा फोर्स लगाया था? सबसे पहले एक्सियल फोर्स लगाया था, लेकिन सब एक्सेंट्रिसिटी पे लगाया था इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, लगाया था ना। यही F1 F2 जो आपने नीचे शिफ्ट किया, पहले F1 ऊपर था dy2 एक्सेंट्रिसिटी पे CG से, और F2 जो है dy2 एक्सेंट्रिसिटी पे डाउनवर्ड नीचे लग रहा था, टेंसाइल नेचर का। तो ये जो फोर्सेस है F1 F2 ये तो एक्सियल फोर्सेस ही है, ठीक है। तो इसलिए अगर इससे पहले थोड़ा मोड़ा सोम कभी लाइफ में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो फ्लेक्सर फॉर्मूला देखो, जिसमें हम क्या करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। इसमें जो सिग्मा है वो क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। नॉर्मल क्यों? क्रॉस, ये जो क्यों नॉर्मल, क्यों नॉर्मल? इसलिए ये जो क्रॉस सेक्शन था इसके परपेंडिकुलर में ही तो ये फोर्सेस हैं F1 F2, तो इनके कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो डेवलप होंगे, नॉर्मल डायरेक्शन में। ओके, सो बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस मेंबर में डेवलप होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेसेस ही डेवलप होते हैं। जैसे यहाँ पे F बाई ए, ये जो डायग्राम आपने डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस का देखा है, इसे हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल दो। ओके, तो दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेसेस, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में है, ठीक है, इसलिए इसे हम नॉर्मल, एक कीवर्ड आ जाती है, एक वर्ड आ जाती है नॉर्मल, वो भी उपयोग में ले लेते हैं, इस चीज को भी है ना कंसिडर कर लेते हैं। तो नॉर्मल, ये वर्ड भी ध्यान रखना, कहीं पर भी नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर लिखा हुआ होगा तो आप ये समझ जाओ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में वो स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो बेंडिंग के कारण मेंबर में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो नॉर्मल ही होता है, और बेंडिंग के कारण जो मेंबर में स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमेशा एक साथ दो अलग अलग तरह के डेवलप होंगे। एक होगा कंप्रेसिव नेचर का, दूसरा होगा टेंसाइल नेचर का।
बेंडिंग में हमेशा मेंबर में दो अलग अलग तरह के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, एक होगा कंप्रेसिव नेचर का, एक होगा टेंसाइल नेचर का। क्यों? देखिए, यहाँ पे जब मैंने फोर्स लगाया था, एक्सियल फोर्स या नॉर्मल फोर्स कह लो, सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगाया था, तो एक लगाया था मैंने कंप्रेसिव नेचर का, तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नीचे जो फोर्स मैंने लगाया था वो था टेंसाइल नेचर का, तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां पर वो फोर्स लग रही है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कर देगा। तो बेंडिंग में हमेशा दो तरह का स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में डेवलप हो जाता है ड्यू टू बेंडिंग। एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। और ये जो मोमेंट लग रहा है एम अभी, ठीक है, ये जो एम जेड मूवमेंट मैंने बताया जो जेड जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये मूवमेंट जेड जेड एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन को रोटेट करवा रहा है। हाँ, तो ये जो एक्सिस है, वो एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन आपका रोटेट होता हो ड्यू टू बेंड्रल एक्सिस के, ये जेड जेड जो एक्सिस है, ये यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस हो गया। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये सब चीजें मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगा, बस बोल रहा हूं, सुन के रखिए ताकि आगे आने वाले समय में आसानी हो जाए। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो स्ट्रेस होगा वो हो सकता है टेंशन या कंप्रेशन में हो, तो एट द सेम टाइम न्यूट्रल एक्सिस के बिलो, मतलब जो भी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा उसका जस्ट उल्टा होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है तो उसके नीचे टेंसाइल लगेगी, अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल लग रही है तो उसके नीचे कंप्रेसिव लगेगी। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस है उसका वैल्यू होगा 0। समझ गया? न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस है उसका वैल्यू होगा 0। न्यूट्रल एक्सिस का कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या बताना है? ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है, मान लीजिए कोई एक मेंबर है, उस पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड है, तो उस बेंडिंग मोमेंट के कारण जो आपका क्रॉस सेक्शन है उस मेंबर का, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, वही एक्सिस उस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर और डिटेल एनालिसिस करेंगे आगे चल के, मैं बहुत भयानक टाइप का एनालिसिस करेंगे, भयानक भयानक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बस बता रहा हूं, है ना, कुछ टर्म्स हैं ऐसे ऐसे, सुन के रखिए, ध्यान में रखिए, काम आएंगे आगे। तो आपने मोटा मोटी ये समझ लिया अभी कि मूवमेंट क्या है। तो मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका डेफिनेशन। और जो बेंडिंग मूवमेंट होती है वो बेसिकली जो एक्सियल फोर्सेस है उसी को अगर क्रॉस सेक्शन के ऊपर सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगा दे, एक्सेंट्रिसिटी कहने का मतलब है जो सीजी है, सीजी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सीजी से कुछ दूरी पे लग रहा है, तो वो जो दूरी है उसी को हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। ये टर्म भी ध्यान रखना, अंग्रेजी में बोलना सीख लीजिए। इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिटी। समझ गए? और यहाँ पे देखो फोर्स और ये जो डिस्टेंस है ये एक दूसरे पर नॉर्मल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ लग रहा है, सीजी यहाँ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये फोर्स के परपेंडिकुलर में नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं है ना? तो मोमेंट हमेशा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझ गए बात को? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, और बेंडिंग मोमेंट जो प्रोड्यूस होती है, जो डेवलप होती है, वो होती है ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, अप्लाइड एट सम एक्सेंट्रिसिटी ओवर ए क्रॉस सेक्शन। मैंने इतना बार समझा दिया ये सब चीजों को, इसलिए बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है ये सब चीजें। आप सोम चालू किए पढ़ना तो यही सारा बेसिक है। ठीक है, अब देखो भाई ये तो समझ गए मूवमेंट के बारे में। और एक तरह का फोर्स होता है जो होता है ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स फोर्स मतलब यहां पे मैंने एक्सियल फोर्स दिखाया जिसको, जो कि नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये एक्सियल फोर्स हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल देख लो 90 डिग्री, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स या फिर एक्सियल फोर्स हो गया। अब ट्रांसवर्स फोर्स क्या होगा? जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लगे, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस लगे वो होंगे ट्रांसवर्स फोर्सेस। जैसे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है तो वो होगा ट्रांसवर्स फोर्स। जेड एक्सिस है, ये भी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है तो वो होगा ट्रांसवर्स फोर्स। मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूं दूसरा एक। तो जैसा कि ये कोई एक मेंबर है, ये मैंने उसका क्रॉस सेक्शन दिखा दिया आपको, ये उसका सीजी क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस बना लो। ये हो गया आपका वाई वाई एक्सिस, एक ट्रांसवर्स एक्सिस, और एक एक्सिस जो होगा जेड 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 एक्सिस, ये भी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। दिस इज योर वाई वाई एक्सिस,
ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज योर जेड जेड एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स फोर्स कहने का मतलब है अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रही है, जैसे अगर मान लीजिए कोई फोर्स ऐसा लग रहा है एफ, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में, जो क्रॉस सेक्शन है उसके पैरेलल में ऐसा, पहले जो नॉर्मल फोर्स था वो ऐसा था, ठीक है, या फिर कंप्रेशन या फिर टेंशन। अभी जो फोर्स है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ये सारे जो फोर्स होंगे वो होंगे ट्रांसवर्स फोर्स। पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ये भी ट्रांसवर्स फोर्स होगा, ये भी ट्रांसवर्स फोर्स होगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह से फोर्स लगाऊं अगर ये, तो ये जो फोर्सेस होंगे ये होंगे ट्रांसवर्स फोर्सेस। और ये जो फोर्सेस है ये देखो मैंने सीजी पे ही लगाया, ठीक है। जो आपका लाइन मतलब ये है एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस जो सीजी से पास कर रहा है उसी के अलोंग लगाया मैंने, समझ में आ रहा है। तो ये प्योर ट्रांसवर्स फोर्स आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये प्योर ट्रांसफर फोर्स है ना, मतलब वो सी अलोंग दी ट्रांसवर्स एक्सिस ही लग रहा है। लेकिन अगर इन्हीं ट्रांसवर्स फोर्सेस को मैं सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगा दूं तो क्या होगा, इन्हीं ट्रांसफर फोर्सेस को मैं कुछ एक्सेंट्रिसिटी पे लगा दूं तो क्या होगा, अभी समझाता हूं। इससे पहले लेकिन एक चीज और समझिए, तो ये समझ गए ना आप ट्रांसफर फोर्सेस। इससे पहले एक चीज और समझिए, अब वो क्या समझने वाली चीज क्या है, एक वर्ड और बताता हूं मैं आपको, और वो वर्ड है कपल। उसको हम क्या बोलते हैं, कपल। लगाया था यहाँ पे, क्या लगाया था, एक्सियल फोर्स को सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगाया था हमने। तो सेम मैग्नीट्यूड का दो फोर्स हमने लिया, एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, और एक फोर्स नीचे ऐसा लगा दिया। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है, ठीक है, अपोजिट नेचर का है, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है ये दो फोर्स, और वो डिस्टेंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में फिलहाल के लिए था डी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बना ना ये एक कपल कहलाता है, ठीक है। एक पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स और वाई, जो भी आप बोल लो, यहाँ पे वो डिस्टेंस है डी। तो इस चीज को हम कहते हैं कपल। अब ये जो कपल है, ठीक है, इस कपल पे ध्यान दो जो इस डायग्राम में था। ये कपल क्या कर रहा था, ये कपल के कारण जो क्रॉस सेक्शन है वो रोटेट किया कि नहीं, किस एक्सिस के अबाउट, जेड जेड एक्सिस के अबाउट, जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कपल। क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स कपल। क्यों, ये कपल के कारण आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर यही कपल ट्रांसवर्स कपल मतलब बेंडिंग मोमेंट, एक ही चीज है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना इसी को हम बोलते हैं कपल। और कपल अगर ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, ठीक है, मतलब कपल ऐसा है जिस कारण से आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स कपल, और वो हो जाती है बेंडिंग मोमेंट। समझ में आ रहा है। अब बेंडिंग मोमेंट क्यों, ये चीज भी मैंने समझा रखा है, क्योंकि देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन जो है मेंबर का वो जेड जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इधर वाला रोटेट करेगा तो इधर वाला भी क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा, तो एक बेंडिंग इफेक्ट आएगी मेंबर में। इसको मैं आगे चल के और विजुलाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मोमेंट है लग रहा है, यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है, इन मोमेंट के कारण जो मेंबर है ये एक तरह का बीम है मान लीजिए, इसमें बेंडिंग होती है, इसलिए वो मूवमेंट हो जाती है बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। और ये कपल का मतलब आपने समझ लिया है। अब चलिए, अब जो हम ट्रांसवर्स फोर्स के बारे में देख रहे थे वो देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला ट्रांसवर्स फोर्स मतलब ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वाई वाई और जेड जेड एक्सिस, इसके अलोंग जो फोर्सेस लगेंगे वो होंगे ट्रांसवर्स फोर्स। और यही जो ट्रांसवर्स फोर्स होता है इन्हीं को हम शियर फोर्सेस भी बोलते हैं। जो शियर फोर्स होता है ना वो ट्रांसवर्स फोर्स होता है। कहने का मतलब है जैसा ये डस्टर है हमारा, इसका ये क्रॉस सेक्शन, तो जो ट्रांसवर्स फोर्स है ऐसा लग रहा है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। जो नॉर्मल फोर्स था जिसके कारण अभी देखा आपने बेंडिंग हो रहा था, वो नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन लग रहा था, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन लग रहा था, लेकिन ट्रांसवर्स फोर्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन लगेगा। और यही जो ट्रांसवर्स फोर्स होता है यही बेसिकली शियर फोर्स होता है।
शियर शब्द का बेसिकली मतलब क्या होता है? शियर मतलब कट के अलग हो जाना। तो मान लीजिए ये कलम है, इस पे मैं ऐसे ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, हो सकता है जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उस जगह से ये कलम कट जाए, ये दो टुकड़ों में बट जाए, तो हम बोलेंगे ये शियर हो गया। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? शियर हो गया। अब देखिए, हम जो मतलब ये मटेरियल का स्ट्रेंथ वगैरह देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस देख रहे हैं, स्ट्रेस देखते हैं, रेजिस्ट कितना स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाता है। वो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? जो भी फोर्स है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो शियर स्ट्रेस जब आप कैलकुलेट करोगे तो उस समय कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करोगे? यही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन क्या है? अलोंग दी सेक्शन, सेक्शन के नॉर्मल नहीं, सेक्शन के ऊपर है। वो जो स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस है, और वो जिस फोर्स के कारण वो शियर स्ट्रेस आ रही है वो शियर फोर्स है। तो शियर फोर्स ट्रांसवर्स होती है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन दो है, जेड जेड वाला, तो इसके अलोंग भी लग रहा है तो वो भी आपका शियर फोर्स कहलाएगा। वर्टिकल भी लग रहा है वाई वाई एक्सिस के अलोंग, वो भी आपका शियर फोर्स कहलाएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स फोर्सेस ही शियर फोर्स होते हैं। अभी ये बेसिक्स है ना, पहचानो चीजों को, क्योंकि ये सब चीजों को मैं और डिटेल में आगे भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब हम नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे इन सब चीजों को और डिटेल में हर एक डायग्राम को फिर से बनाऊंगा और वहां पे चीजों को बिट टू बिट लिखवाऊंगा। अभी अगर आप डायग्राम बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को हम देखेंगे। लेकिन अभी हम सोम स्टार्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ बेसिक्स तो हमें मालूम होना चाहिए ना, कि शियर फोर्स होता क्या, वो लग कहाँ रहा है। जैसे आपने बेंडिंग मूवमेंट के बारे में भी देखा, क्योंकि हम एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट क्या है नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। मूवमेंट का बेसिक मतलब क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज आपका क्लियर है? मूवमेंट का बेसिक मतलब क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब उसका डायरेक्शन देखना भी मैंने समझाया, देखो वो भी कितना सिंपल है। घड़ी का दिशा, घड़ी ऐसे ऐसे चल रहा है तो कोई सेक्शन, कोई फोर्स के कारण क्रॉस सेक्शन किसी का घड़ी के दिशा में रोटेट करता है, तो वो जो मोमेंट अप्लाइड है वो क्लॉकवाइज हो गया। किसी फोर्स के कारण जो क्रॉस सेक्शन है घड़ी के अपोजिट दिशा में रोटेट करता है, तो जो जो मोमेंट अप्लाइड है सेक्शन के ऊपर जिस कारण से वो घड़ी के अपोजिट दिशा में रोटेट कर रहा है, वो हो गया आपका एंटी क्लॉक मोमेंट। सिंपल सी बात है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसमें फिर उसका साइन कन्वेंशन होता है, सैगिंग होता है, हॉगिंग होता है, सब चीज हमको जानना है। वो सब चीज देखेंगे, धीरे धीरे आएंगे, बट अभी चीजों से थोड़ा कनेक्ट हो जाइए, है ना। यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक लेवल से सोम को उठाएंगे। आपका ऐसा है कि एक बार पढ़ेंगे आप, आपको लाइफ में फिर दोबारा सोम पेपर के ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम बहुत ही माइन्यूट छोटे लेवल से, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे, आप कोई बच्चे डिप्लोमा किए हो, कोई बच्चे बीटेक एमटेक किए हो, ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं मालूम ना, हमारे पास तो सब पढ़ने ही आए हैं, तो हम बहुत ही बेसिक से लेंगे, ठीक है, मजा आएगा, टेंशन नहीं है। आप जो भी इंडिया भर में जो भी एग्जाम्स होता है उसमें जो भी आप टॉपर स्टूडेंट को देख पा रहे हो, प्लस उनको तो पैसे दे के प्रचार करवाते हैं, आप उनसे ज्यादा जानोगे, ये बात कंफर्म है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, ये कंफर्म है, इतना सिखा देंगे। अब देखिए, खैर ट्रांसवर्स फोर्सेस के बारे में आपने जान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक ट्रांसवर्स फोर्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला वाई एक्सिस के अलोंग भी लगा दो तो भी ट्रांसवर्स फोर्स है, एक्स जेड एक्सिस के अलोंग भी लगा दो ऐसा तो भी ट्रांसवर्स फोर्स है। पहचान क्या है? क्रॉस सेक्शन के अलोंग होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन के ऊपर होना चाहिए, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन है वो फोर्स, तो वो ट्रांसवर्स फोर्स है। और यही ट्रांसवर्स फोर्स शियर फोर्स भी होता है, इसी को हम शियर फोर्स भी बेसिकली बोलते हैं। और शियर शब्द का मतलब भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जैसा हमने वहां पे पहले वाले केस में एक्सियल फोर्स को सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगाया था, उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसवर्स फोर्सेस को सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगाता हूँ, मतलब एक कपल बनाता हूँ। लेट्स सपोज एक ट्रांसवर्स फोर्स मैंने लिया एफ मैग्नीट्यूड का और यहाँ पे लगा दिया, तो ये सीजी पे लगाया क्या? नहीं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही है फोर्स, मतलब ये ट्रांसवर्स फोर्स ही है, लेकिन सीजी से कुछ डिस्टेंस पे एट सम एक्सेंट्रिसिटी मैंने लगाया। और ये डिस्टेंस कितना है? मान लो इसका जो चौड़ाई है क्रॉस सेक्शन का टोटल है बी, तो यहां से यहां तक हो जाएगा b/2 और यहां से यहां तक हो जाएगा b/2, ठीक है। और कपल बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक फोर्स आपने ऐसा लिया तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? b हो जाएगा, और सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स मैं अपवर्ड ले लूंगा। ये मेरा बेसिक है कपल का, ये मेरा एक कपल हो गया।
this is one force F, this is again one force F, same magnitude, separated by a perpendicular distance B. तो this is a couple, ये आपने यहाँ पे एक कपल दे दिया, ठीक है। और ये जो फोर्सेस है, these are your transverse forces, जिसको आपने एक एक्सेंट्रिसिटी पर क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगाया है ना। अब हम लोड शिफ्ट टेक्निक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लोड शिफ्ट टेक्निक। देखिए, ये लोड शिफ्ट टेक्निक के बारे में मैंने बताया है कि नहीं बताया आपको, लेकिन अभी बताता हूं, एक बार सुन लो। ये टेक्निक मैं सिखा रहा हूं, सीखो, क्योंकि इसका बहुत ही गंदे तरीके से उपयोग हम करने जा रहे हैं एसएफडी बीएमडी वाले टॉपिक में, सोम के अंदर करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत ही बुरे टाइप से यूज करेंगे, हर एक जगह, लगभग हर एक जगह ही यूज करेंगे इस टेक्निक को। और ये इतना कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी इतना आसान बना देगा ना, मत पूछो। प्लस सोम के अंदर स्लोप डिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर भी मैं यूज करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला करूंगा, समझे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोड शिफ्टिंग टेक्निक। लोड शिफ्टिंग में हो क्या रहा है बेसिकली देखिए। अब जैसे मैं एक एक करके शिफ्ट करूंगा, ये मान लो 1 है, फोर्स 1, ये फोर्स 2, ऐसे नाम दे दिया आपके जान पहचान, मतलब आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन रिवर्स है, तो ही एक कपल बनता है, तो ही एक कपल बनता है, ये तो मालूम है आपको। तो यहाँ पे एक कपल है। अब ये कपल के कारण एक चीज तो तय है, क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा, ठीक है। कपल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण क्रॉस सेक्शन रोटेट करता है। कपल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण क्रॉस सेक्शन रोटेट करता है। जैसे हमने देखा अभी जो ट्रांसवर्स कपल था, उसमें क्या हो रहा था, जो क्रॉस सेक्शन था मेंबर का आपका, वो जेड एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, है ना। अब यहां पर भी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, तो वही चीज हमको पता लगाना है, ठीक है। तो वो लोड शिफ्टिंग के बाद हम पता लगा लेंगे। तो हम लोड शिफ्टिंग करेंगे सीजी के ऊपर। तो ये जो एफ फोर्स है, पहला देखो, पहला वाला फोर्स, ये एफ फोर्स है, इसको मैं F1 लिख देता हूं, ये F1 फोर्स है, ये सीजी होगी आपका, ये सीजी होगी, और सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस b/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब लोड शिफ्ट करोगे तो क्या करोगे, इस F1 को सीधा उठा के पहले सीजी पे लगा दो, ऐसा लगा दिया, ये F1 यहाँ पे लगा दिया। अब ये F1 के साथ एक मोमेंट भी तो आएगी, क्यों? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 को लेके आओगे, लोड शिफ्टिंग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, F1 को लेके आएंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे मोमेंट भी आएगा, और मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू दैट पॉइंट। अब फोर्स कितना है? F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? b/2, तो मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स इंटू b/2। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो रहा है मोमेंट का? फोर्स का यूनिट न्यूटन, और देखो मोमेंट मैं जो लिख रहा हूं m, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो लिख रहा हूं, फोर्स का यूनिट न्यूटन वगैरह होता है, न्यूटन किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट mm में, मीटर में, तो न्यूटन mm या न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर, ये सारे जो यूनिट है ये मूवमेंट के यूनिट है, किसके? मूवमेंट के, समझ गए बात को? तो ये देखिए। अब लेकिन मुझे ये बताओ कि जो डायरेक्शन होगा यार मूवमेंट का, वो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा? विजुअलाइज करो जरा, देखो क्या है यहाँ पे, सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है, अगर मैं आपको इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, ये फोर्स है, और यहाँ पे कहीं पे सीजी है मान लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप मोमेंट जब शिफ्ट करोगे तो उसका एक बेसिक उपाय देता हूं। जैसे पॉइंट यहां पर है, और फोर्स का ये उसका डायरेक्शन देख लो, एरो कैसे है नीचे, तो इस पॉइंट के अबाउट हम आप शिफ्ट कर रहे हो जब, तो मोमेंट का डायरेक्शन पता लगाना है, सीधा यहां से ऐसे देखना, सीधा यहां से ऐसे चलो, और इस पॉइंट के अबाउट गोल घुमा दो, यही उसका डायरेक्शन है। अब विजुअलाइज भी करिए, आपको पता चल जाएगा। देखो ये फोर्स, और ये जो डायरेक्शन, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? F इंटू b/2। और ये किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है? देखो ये ना ही जेड के अबाउट लग रहा है, ना ही वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये लग रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्सियल एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट लग रही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट लग रही है। अब देखिए, फोर्स इंटू b/2 करेंगे तो ये किस एक्सिस के अबाउट आपको विजुअलाइज हो रहा है? ये हो रहा है अपने को इस वाले एक्सिस के अबाउट विजुअलाइज हो रहा है, F इंटू b/2, एक्सियल एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट लग रहा है, समझ में आ रहा है? और इसका डायरेक्शन क्या है? सेम, देखो घड़ी का उल्टा दिशा में, एंटी क्लॉक है यहाँ,
इसका डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉक है ना। क्यों? ये घड़ी का उल्टा दिशा, घड़ी के दिशा मतलब इस तरह से होता अगर, तो वो क्लॉक होता है, टिक 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 टिक, घड़ी क्लॉक। उसके अपोजिट एंटी क्लॉक। तो ये इसका एरो किधर है? घड़ी के उल्टे दिशा में चल रहा है वो, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो गया। समझ गए चीजों को? तो इस तरह से आपने F1 को शिफ्ट किया। अब F2 को शिफ्ट करो CG पे। F1 को शिफ्ट कर लिया तो इधर वाला मिटा देता हूं मैं, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मिटा दिया। अब F2 बचा मेरे पास, उसको शिफ्ट कर लेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का है, मैंने पहले ही बता रखा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू सेम है, जैसे इसका 10 है तो उसका भी 10 किलो न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। अब F2 को शिफ्ट करोगे, ठीक है, इसको शिफ्ट करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या है? एरो ऊपर है, तो लेते आओ पहले ऊपर, ये F2 CG पर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा ये मिटा देता हूं, ठीक है, F2 शिफ्ट कर लिए। अब उसके साथ एक मूवमेंट आएगी, लोड शिफ्टिंग में, लोड शिफ्टिंग कर रहे हो तो मूवमेंट आएगी, मूवमेंट होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो हो गया F2 खुद, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन b/2। अब उसका डायरेक्शन देखना है, तो देखो डायरेक्शन कैसे देखोगे, सिंपल सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसे यहां से भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यहां पे वो पॉइंट है जहां पे शिफ्ट करना है, और ये हो गया आपका फोर्स एंटी क्लॉक, है ना। या फिर आप ऐसे यहां पे अगर बना के देखना चाहते हो तो देख लो भाई, यहां था F फोर्स, तो इसका एरो लो, एरो ऐसे घुमा के इस पॉइंट के बाद घुमा दो, तो ये भी इसका सेम डायरेक्शन हो गया ना, जो पहले वाले का डायरेक्शन था इसका भी सेम डायरेक्शन हो गया। मतलब F1 इंटू b/2 भी एंटी क्लॉक है, और F2 इंटू b/2 भी एंटी क्लॉक है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये जो मोमेंट लग रहा है, ये भी लग रहा है आपका एक्सियल एक्सिस के अबाउट ही लग रहा है, ये भी जो मोमेंट लग रहा है वो एक्सियल एक्सिस के अबाउट लग रहा है। तो टोटल मोमेंट कितना लग गया इस एक्सियल एक्सिस के अबाउट? F इंटू बी, F इंटू बी। और ये जो मोमेंट लग रहा है ये एक्सियल एक्सिस के अबाउट लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो इसको मैं mx लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख दिया mx, ठीक है, इसको क्या लिख दिया? mx। अब ये जो मोमेंट है जो एक्सियल एक्सिस के अबाउट लग रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टॉर्क, इसे क्या बोलते हैं? टॉर्क। अगर आप कपल के फॉर्म में बोलोगे तो आप इसे क्या बोलोगे? ये जो कपल है वो किस एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन को रोटेट करवा रही है? एक्सियल एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन को रोटेट करवा रही है, इसलिए हम इसे एक्सियल कपल भी बोलेंगे। इसे टॉर्क जैसा बोला, इसका और एक नाम है टॉर्सन। इसका और एक नाम क्या है? इसको हम सिंपली इसको टॉर्सन भी बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट देखो क्या होगा, इमेजिन करना, सोचना। ये मेंबर है, मेंबर का ये एक्सियल एक्सिस है, इसके अबाउट एक मोमेंट लग रही है, मतलब एक मोमेंट लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड है F इंटू बी। तो मूवमेंट के कारण हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मूवमेंट हो, मूवमेंट या कपल वगैरह, इनके कारण जो क्रॉस सेक्शन होता है उसमें रोटेशन आती है। जैसे आपने ट्रांसवर्स कपल देखा, या फिर वो मूवमेंट जो XZ एक्सिस के अबाउट लग रही थी वो आपने देखा, उसके कारण जो क्रॉस सेक्शन था वो ZZ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। अब वो रोटेट एंटी क्लॉक करेगा, ठीक है, अगर एंटी क्लॉक मूवमेंट, वो रोटेट क्लॉकवाइज करेगा अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसी तरह से यहां पर, ठीक है, लेकिन यहां पर जो मूवमेंट है वो लग रही है एक्सियल एक्सिस पे, ऐसा। तो अगर ऐसा मूवमेंट लग रहा है तो देखो मेंबर ऐसा रोटेट करेगा, मतलब सोचो कि ट्विस्ट करना, जैसे तुम्हारा हाथ को पकड़ के कोई ऐसे निचोड़ देगा, ट्विस्टिंग हो रहा है। तो ये जो रोटेशन है क्रॉस सेक्शन का, ये लेंथ के अलावा हो रहा है ना। देखिए ये जो घुमाव आ रही है मेरे हाथ में, अगर ज्यादा मोड़ूंगा तो मुड़ा जाएगा यार, समझ जाओ। देखो मेरे हाथ ट्विस्ट हो जा रहा है, देखिए। हम्म इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट, आप इसे ट्विस्टिंग मूवमेंट भी कह लो, सेम चीज है। टॉर्सन का अलग ही चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है ना, ये मेंबर में बेसिकली क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि आपने ट्रांसवर्स फोर्सेस को सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगा दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम कपल को मोमेंट में बदल पा रहे हैं,
ये जो कपल था इसको आपने मोमेंट में अभी बदल दिया और वो मोमेंट का वैल्यू कितना, एफ इंटू बी। उसी तरह से अगर आपके पास मोमेंट का वैल्यू है उसको आप कपल में भी बदल सकते हो। तो जब कपल में बदलोगे तो वहां से फोर्स निकलेगा, वो फोर्स ट्रांसफर्स फोर्स होंगे। और ट्रांसफर्स फोर्स होता है क्या, शियर फोर्स। अब शियर फोर्स डिवाइडेड बाय वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके ऊपर वो लग रहा है, शियर स्ट्रेस मिल जाएगी। इसलिए टॉर्सन इज रिलेटेड टू शियर स्ट्रेसेस। तो टॉर्सन फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे उसका डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। मैं फ्लेक्सर फॉर्मूला का डेरिवेशन करवाऊंगा, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ड्यू टू लोडिंग का डेरिवेशन करवाऊंगा। हर एक फॉर्मूला आपको कुछ याद नहीं करवाएंगे, छोटा से छोटा फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं आपको करा के दूंगा। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है, ये जो फाउंडेशन क्लास है, बेसिक क्लास पूरा है ना, यहाँ पे एवेंजर जैसा आके पीडीएफ टाइप करवा के खत्म। एग्जाम में बैठोगे, मान लो जेई के एग्जाम में बैठे, 100 में से 40 क्वेश्चन नहीं बने तुम्हारे। एक एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन क्या है समझ में ही नहीं आया, दिमाग लगाना पड़ रहा है ऐसे चीजों पे जिसपे दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या ही मतलब है ना। उतना पैसा आप पे करोगे, लर्न कर रहे हो, वो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम मेहनत करेंगे आपके पीछे 120%। आप भी उसी तरह से प्रिपेयर करते चलिए, मेहनत करते चलिए, चीजों को सुनते चलिए, मजा आ जाएगा दोस्त। लाइफ में दोबारा सोम पेपर पे आना नहीं पड़ेगा, इतना करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। टेंशन मत लो, है ना। इन सब चीजों को हम झेल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इतना शौक था इन सब चीजों को झेलने का कि हायर स्टडीज भी इन्हीं सेक्टर में की, स्ट्रक्चर में, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कपल समझ में आ गया आपको। तो ये जो टॉर्सन है, यहाँ पे टॉर्क जो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अच्छा वो शियर स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड, वो सब हम टॉर्सन वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अभी मेरा जो ये बताने का आपको बेसिक उद्देश्य हमारा था वो क्या था, ये था कि आप ये देखो जो ट्रांसवर्स फोर्सेस है वो कैसे लगते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन पे पैरेलल होना चाहिए, और इन्हीं फोर्सेस को हम शियर फोर्स कहते हैं। तो जब हम एसएफडी वीएमडी में देखेंगे वहां पे शियर फोर्स का कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स निकाल रहे मतलब, अच्छा उस सेक्शन पे उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वो फोर्स है। अब वो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, वो देखेंगे, वो सब चीज बताऊंगा, शियर फोर्स का भी साइन कन्वेंशन बताऊंगा, कैसे ऑब्जर्व करना है सब बताऊंगा। लेकिन ये तो क्लियर है ना कि वो उस क्रॉस सेक्शन पे के पैरेलल है, वो फोर्स है शियर फोर्स जिसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट भी क्लियर हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रही है तो बेंडिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग टॉर्सन भी क्लियर हो गया। अब टॉर्सन के कारण ट्विस्टिंग इफेक्ट आता है, ये जो इफेक्ट आपने देखा मेरा हाथ ऐसे मुड़ रहा था, है ना, इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं ट्विस्टिंग इफेक्ट, ओके। जो कि होती है क्यों, टॉर्सन के कारण। और जो आपने मोमेंट देखा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट अप्लाइड थी जिसको हम बेंडिंग मोमेंट बोल रहे थे, उसके कारण उस मोमेंट के अबाउट बेंडिंग इफेक्ट आता है मेंबर में, ठीक है। बेंडिंग इफेक्ट कहने का मतलब है ट्विस्टिंग, मतलब तो आपने समझा ना, एक्सियल एक्सिस के अबाउट लेंथ के अबाउट मेंबर ट्विस्ट हो रहा है, क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट हो रहा है। बेंडिंग मतलब लेंथ के अबाउट इस तरह से बेंड हो रहा है, दिस इज योर बेंडिंग इफेक्ट। अब बेंडिंग इफेक्ट क्यों आएगी, बेंडिंग इफेक्ट आएगी ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट क्या है, वो मूवमेंट जो मेंबर के क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके अबाउट लग रही हो, वो मूवमेंट है बेंडिंग मूवमेंट। और उस तरह के मूवमेंट के कारण मेंबर में बेंडिंग इफेक्ट आएगी, और वो मूवमेंट जो मेंबर का क्रॉस सेक्शन पे जो एक्सियल एक्सिस है उसके अबाउट लग रहा हो उसके कारण ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगी। बेंडिंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस, समझा रखा है मैंने, एंड टॉर्सन इज रिलेटेड टू शियर स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग मूवमेंट से हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में, और टॉर्सन से जब टॉर्सन का चैप्टर पढ़ेंगे वहां से हम शियर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग टॉर्सन फॉर्मूला इन टॉर्सन चैप्टर, हर एक क्रॉस सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से। और सेक्शन को डिजाइन भी करेंगे फॉर टॉर्सन, डिजाइन भी करना हमको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। कपल वगैरह क्या है समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा लिखने का काम करते हैं। जो मैंने आपको बताया था डिफॉर्मेशन इससे पहले वाले चैप्टर में, और चैप्टर क्या मतलब पहले वाले क्लास में, कि हमको सोन के अंदर बेसिकली डिफॉर्मेशन के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो हम अब ये तो जान लें, आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेगा कि मटेरियल में डिफॉर्मेशन किन किन कारणों से होता है,
क्या जवाब दोगे? या फिर क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया कि दीज आर दी फॉलोइंग रीजंस ड्यू टू विच डिफॉर्मेशन इन मटेरियल अकर्स। टिक। समझ रहे? तो हमको क्लैरिटी होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिनके कारण डिफॉर्मेशन होगी। तो पहला, एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस, इसको आप नॉर्मल फोर्सेस भी कह सकते हैं, है ना? नॉर्मल फोर्सेस, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल फोर्सेस, इनके कारण डिफॉर्मेशन होती है। एक्सियल फोर्सेस या नॉर्मल फोर्सेस मतलब समझ रहे हो ना? ये मान लो एक मेंबर है, अब ये जो मेंबर मैं फोटो बना रहा हूं इसको जनरली बीम बोलते हैं, और बीम होता है क्या, उसको डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है? तो सब चीज आने वाला है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ बीम, ठीक है? बहुत सारा बेसिक रिलेशनशिप पहले डेवलप करूंगा एसएफडी बीएमडी में जाने से पहले, सब आने वाला है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ना अपने को, ठीक है? टाइम लगेगा, बट ऐसा सिखा दूंगा, एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा फिर लाइफ में कभी सोम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से अटेंटिवली पढ़ते चलिए। और ये जो क्लासेस है, इसका जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बट ये सब चीज यार छोटा मोटा चीज आप लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना हाथ से लिखा हुआ चीज समझ के उसका एक मजा अलग आता है ना? जब देखोगे कॉपी, अच्छा मैंने खुद लिखा है, वह मेरा कॉपी है, मेरा नोट्स है, मजा ही अलग आएगा। तो एक्सियल फोर्सेस मतलब ये टेंसाइल नेचर की हो सकती है या कंप्रेसिव हो सकती है। टेंसाइल मतलब क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ एरो अगर दिखा रहा है, टेंसाइल क्रॉस सेक्शन के अंदर जाता हुआ एरो दिखा रहा है, कंप्रेसिव। और इसका साइन कन्वेंशन जनरल ये होता है, जो टेंसाइल फोर्सेस है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो कंप्रेसिव फोर्स उसको नेगेटिव लेते हैं। बताएंगे आगे चल के, घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखो, ठीक है? दूसरी, ट्रांसवर्स फोर्सेस। ट्रांसवर्स फोर्सेस, ट्रांसवर्स फोर्सेस में जो आपने देखा अभी, क्या देखा? शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स। जब हम स्लोप और डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से डिफॉर्मेशन होता है। जैसे ये मेंबर है, इस मेंबर को जनरली बीम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने कोई इस तरह से फोर्स लगा दिया, तो क्या ये ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है? तो ये ट्रांसवर्स फोर्स के कारण मेंबर डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उस पर थोड़ा डिफॉर्मेशन आती है, बेंड हो जाती है, वो थोड़ा स्लोप आता है, तो वो सारे छोटे छोटे डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है? चेंज इन शेप, बता रखा था मैंने। ये चीज भी ध्यान रखना, पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक नंबर का क्वेश्चन जेई में पूछता है, बहुत ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत लोगों को आंसर मालूम नहीं होती। उसमें ऑप्शन रहेगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन ये, चेंज इन शेप, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चेंज इन शेप, ठीक है? शेप में परिवर्तन, वो होती है डिफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये आपका ट्रांसफर फोर्स के कारण। तीसरा किस कारण से हो सकता है? ट्रांसवर्स कपल। ट्रांसवर्स कपल, ट्रांसवर्स कपल मतलब क्या था? ट्रांसवर्स कपल अभी तो बताया था मैंने, उसको हम जनरली बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, ठीक है? ट्रांसवर्स कपल मतलब इसके कारण डिफॉर्मेशन होती है, हो रही है ना, बेंडिंग हो रही है, मेंबर का बेंडिंग हो रही है, तो डिफॉर्मेशन होगा। चौथा जो फैक्टर है जिस कारण से मेंबर में डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वो एक्सियल कपल। अब एक्सियल कपल को मैंने क्या बोल रखा है? टॉर्क या टॉर्सन, इसके कारण भी डिफॉर्मेशन होती है। अब इन सारे डिफॉर्मेशन में से हम बेसिकली सोम के अंदर पढ़ते किस पे हैं, हमारा जोर किस पे रहता है? पूरा का पूरा सिलेबस जो कन्फाइंड है, चाहे वो सोम में देख लो, स्ट्रक्चर में देख लो, एक्सियल वाला पढ़ेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर के अंदर हुक्स लॉ का एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, उसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन आएंगे नॉर्मल फोर्सेस के कारण, है ना? इलोंगेशन ऑफ मेंबर ड्यू टू नॉर्मल फोर्सेस, वो पूरा स्टडी करेंगे। वो ट्रांसवर्स तो ये तो करते ही करते हैं यार, और बेंडिंग मोमेंट के कारण, मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण डिफॉर्मेशन बहुत पढ़ते हैं। टॉर्सन के कारण उतना बेसिकली हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? टॉर्सन के कारण बेसिकली नहीं पढ़ते हैं, ओके? लेकिन ये सारा चीज आपको पूरा भरपूर देखने को मिलेगा पूरा सिलेबस में, है ना? क्योंकि टॉर्सन वगैरह के कारण उतना, वो टॉर्सन वगैरह उतना जनरली स्ट्रक्चर में आती भी नहीं है, आती है तो कोई स्पेशल पर्पस में आती है, और उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से मेंबर को डिजाइन भी कर लेते हैं, ओके? जैसे स्लैब वगैरह आपने आरसीसी में अगर पढ़ रखा होगा, तो स्लैब में कॉर्नर में डाला जाता है टॉर्सन रिइंफोर्समेंट, खैर वो आरसीसी जब आएगी वहां पे बताएंगे, ठीक है? तो अभी चीजों को समझते रहिए। तो ये सारे वो चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं, जिनके कारण मेंबर में डिफॉर्मेशन आती है सोम के अंदर।
लिख लो अच्छे से, ढंग से ध्यान से लिख लो। अब इसमें देखो, ये जो ट्रांसवर्स कपल है जिसको बेंडिंग मोमेंट बोला, एक्सियल कपल है जिसको हमने टॉर्सन बोला, तो ये जो कपल वर्ड है ये बेसिकली क्या है, इसको भी थोड़ा डिफाइन कर ही लेते हैं। जब हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो कपल वर्ड को भी मैं डिफाइन कर देता हूं। तो कपल क्या है आपका, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्योंकि हम उसका मेजरमेंट कर पाते हैं, कपल का फिजिकल क्वांटिटी है ड्यू टू विच क्रॉस सेक्शन रोटेट, इतना। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच क्रॉस सेक्शन रोटेट। अब इसमें हम टाइप अगर डिफाइन करें तो टाइप डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट द एक्सिस। तो मैं ऐसा बोलूंगा, इफ द क्रॉस सेक्शन रोटेट अबाउट एक्सियल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देन द कपल इज कॉल्ड एज एक्सियल कपल। दूसरा बोलूंगा, इफ द क्रॉस सेक्शन रोटेट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, देन द कपल इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कपल। ओके, बस इतना। तो लिखिए, कंप्लीट करिए, आगे लिखिए। इफ द रोटेशन इज अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इट इज कॉल्ड टॉर्क या एक्सियल कपल। नेक्स्ट, इफ द रोटेशन इज अबाउट एनी ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस दो है यहाँ पे, तो किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट यदि रोटेशन है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। आप सिंपली मूवमेंट कहिए, क्योंकि टॉर्सन या टॉर्क का तो अलग नाम हो ही गया, तो इसी को आप मूवमेंट कह सकते हो, या फिर और ज्यादा क्लीन कट डिफाइन करने के लिए, क्लीन कट कहने के लिए आप बेंडिंग मूवमेंट भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं होती, एक ही चीज है, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट है उसी को हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, या सिंपली मूवमेंट ही कह देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। और लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट है उसके लिए स्पेशल नेम है, आप एक्सियल मूवमेंट कहिए, या फिर आप टॉर्सन कह दीजिए, या फिर टॉर्क कह दीजिए, या फिर एक्सियल कपल कह दीजिए, ऐसे है ना। तो अब कंफ्यूजन इन सब चीजों में, नाम के उपयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं लाइए आप, ठीक है, समझ जाइए किसको क्या बोलते हैं। तो आप इसको सिंपली मूवमेंट भी कह सकते हो, बेंडिंग मूवमेंट कह सकते हो, ट्रांसवर्स मूवमेंट कह सकते हो, या फिर ट्रांसवर्स कपल कह सकते हो, कुछ भी बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ट्रांसवर्स कपल, आगे नोट में लिखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, नोट में लिखिए, टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विस्टिंग ऑफ मेंबर, पूछेंगे आपसे ट्विस्टिंग ऑफ मेंबर क्यों होती है, टॉर्सन के कारण। मूवमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ मेंबर, दोनों चीज दिखाऊंगा, टॉर्सन वाले चैप्टर में ट्विस्टिंग दिखाऊंगा, ट्विस्टिंग करवा के दिखाऊंगा, और अंदर दिखाऊंगा मेंबर के अंदर ड्यू टू ट्विस्टिंग हो क्या रहा है अंदर, जो मेंबर का फाइबर है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। अभी इसी वाले चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे बीम का बेंडिंग करवा के दिखाऊंगा आपको, ओके। और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बेंडिंग के कारण, जब मैं साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा हूँ मूवमेंट का, ठीक है, सैगिंग हॉगिंग क्या होता है, ये सब चीजें, तो वहीं पर मैं डिफ्लेक्शन करवा के दिखाऊंगा, बेंडिंग करवा के दिखाऊंगा, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो बेंडिंग के कारण जो मेंबर का फाइबर्स है उसमें क्या इफेक्ट आता है, समझ गए। तो नॉट टू वरी, बस ध्यान रखिए कीवर्ड। नाउ और एक चीज है, क्योंकि टॉर्सन मैंने आपको बता रखा था, टॉर्सन जो बेसिकली आई है वो ट्रांसवर्स फोर्सेस के कारण ही आई है, तो हमारे पास अगर टॉर्सन है तो हम वहां से फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके शियर स्ट्रेस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स फोर्स जो है वही शियर फोर्स है, तो शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जिसपे वो अप्लाइड है, शियर स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टॉर्सन फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे। नाउ बेंडिंग मूवमेंट या मूवमेंट, मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए और ये भी लिख दिया है ना, तो बेंडिंग मूवमेंट या मूवमेंट, इससे हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं, और बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है बेंडिंग स्ट्रेस, और दो अपोजिट नेचर का, कंप्रेशन टेंशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो और लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए, कि जो बेंडिंग मूवमेंट में जो बेंडिंग स्ट्रेस निकलती है, ये स्ट्रेसेस जो हैं ये नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होते हैं, दीज आर दी नॉर्मल स्ट्रेसेस। ये आपका टेंसाइल भी होते हैं, कंप्रेशन दोनों होते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग, समझ गए। तो ये सारा बेसिक थोड़ा सा आज के क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे, जो टॉपिक अपना चालू करेंगे, देखिए ये सब बहुत जरूरी पोर्शन है ना, और क्लास का लेंथ हम ज्यादा रख भी नहीं सकते। आप लोग ऐसे कमेंट करके बताइए क्लास का लेंथ क्या रखा जाए। हमने सोचा है
1 से 1.5 घंटे के बीच का। क्योंकि आप 3 घंटा 4 घंटा मैं बैठा दूंगा पढ़ाने, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ 6-6 घंटा तक पढ़ाया हूँ, है ना? तो 3-4 घंटा आपको बैठा दूंगा पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा वो करेंगे, धीरे 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 करेंगे, मतलब जैसे जैसे अभी माहौल गर्म होता चलेगा ना, तो करेंगे। अब देखना, एक एक क्वेश्चन समझाने में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी का समझाऊंगा मैं, उन एक एक क्वेश्चन को समझाने में कन्वेंशनल क्वेश्चन भी कुछ तो समझाऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा बेसिक कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाए, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कन्वेंशनल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो समझाऊंगा ताकि आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसके लिए। तो वो एक एक क्वेश्चन एक एक घंटे का हुआ, इतना मतलब पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप बताइएगा, कमेंट करिए, बताइए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है? और पूछ लीजिएगा कमेंट करके। एंड नेक्स्ट क्लास से जो हम चालू करेंगे, जो टॉपिक हम नेक्स्ट इमीडिएट टॉपिक जो हमारा होगा, वो होगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, फिर टाइप्स ऑफ बीम देखेंगे, फिर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे, एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वगैरह, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, ये सारा बेसिक है। उसके उसके बाद फिर शियर फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन देखेंगे, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, ओके? तो ऐसे ये सब मजाक नहीं है ना? बिना इन सब चीजों को किए आपका कैलकुलेशन, आपका कंसेप्ट कभी तगड़ा नहीं होगा, और हर दम लाइफ में क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे, कैलकुलेशंस गलत होते रहेंगे। तो ये सारे जो पोर्शंस अभी स्टार्टिंग का जो डिस्कशन चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन पूरा का पूरा चैप्टर में करूंगा, ठीक है? यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो क्या है, जस्ट एक बार इक्वेशन लिखने का तरीका सिखा दिया, फिर 10-15 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, देख लो भाई, ऐसा। समझ गए बात को? तो ये सारा बेसिक आइटम है, तो डोंट मिस द क्लास। ऑल द बेस्ट।